हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम 11वीं क्लास के पहले चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बेसिक चीज़ें जो आप ऑलरेडी सभी जानते हैं कि मैटर क्या होता है, मैटर की कितनी स्टेट होती है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, और भी होती है, कुछ बच्चे जानते होंगे जैसे कि प्लाज्मा एक्सेट्रा। तो अब मैं जो आता हूँ सीधा वो एटम के ऊपर आता हूँ। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो ये चैप्टर है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि यदि आपको केमिस्ट्री, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री पे यदि आपको पकड़ बनानी है तो आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना होगा। और 99% जो स्टूडेंट्स होते हैं केवल वो उनका जो होता है वो बेसिक ही कमज़ोर होता है। तो आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। यदि आप इस बेसिक को कर गए तो आप आने वाले न्यूमेरिकल्स को बहुत ईजिली कर सकते हो। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एटम से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो एटम क्या होता है। तो हमने 9th में भी पढ़ा था कि एटम क्या होता है। उसमें न्यूक्ली होता है, न्यूक्ली में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके अराउंड द रिवॉल्व करते हैं। चलेगा, तो एटम को स्टार्ट करते हैं। एटम की क्या डिफिनेशन होती है। तो एटम क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन एंड डजंट लूजेज इट्स आइडेंटिटी। तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या होता है, इट इज द smallest particle of matter which is participates in chemical reaction and doesn't loses its identity. तो ये होता है। तो आपका क्या होता है, जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, परंतु अपने आइडेंटिटी को वो बिल्कुल भी नहीं खोता। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन H2 प्लस हाफ O2 गिव्स टू H2। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम जो है, यहाँ पर रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन ही रहता है। ये देखिएगा, ये N नहीं बदलता। तो हाइड्रोजन भले ही इसके मॉलिक्यूल्स जो आपका कंपाउंड है वो आपका चेंज हो गया हो, बट हाइड्रोजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन ही है। तो चलेगा, तो ये क्या होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन एंड डजंट लूज इट्स आइडेंटिटी। तो इसमें कुछ चीज़ें और है, जैसे कि एटम्स क्या होता है, एटम्स have no independent existence। कभी भी एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी एटम अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि H है तो H जो किस फॉर्म में मिलेगा, H2 के। O2 है, O है ऑक्सीजन, तो O2 के फॉर्म में। तो आप कहेंगे कि सर Fe तो अकेला एग्जिस्ट करता है। अरे Fe कैसे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि Fe ये आपका Fe है, आयरन है, तो इस Fe के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे जो आपस में मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। जो बॉन्ड है वो हम आपका केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डिस्कस करेंगे, और एटम्स के स्ट्रक्चर को हम आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कस करेंगे। तो चलेगा, अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होता है आपका।
मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं होता, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सिर्फ एटम्स हैव नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कभी आपका एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आपका अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये क्या होगा, इसमें बस ये चीज ध्यान रखनी है, सब सेम होगा। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो यह एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये क्या करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। चलेगा, हम अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, क्योंकि जो आज का लेक्चर होगा हम उसमें एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करेंगे, फिर मोल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, मोल क्या होता है, और सिग्निफिकेंट नंबर को डिस्कस करेंगे, कुछ आपके कॉम्बिनेशन लॉ होता है उसको डिस्कस करेंगे उसके बाद। चलेगा, तो आज का जो लेक्चर है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास 99% स्टूडेंट्स को एटॉमिक मास तो लिखते हैं पर बट एटॉमिक मास की असली फीलिंग वे नहीं ले पाते। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आप उन 1% स्टूडेंट्स के अंदर होंगे जो एटॉमिक मास को बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हमें इसको बारीकी से समझना है। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज अ नंबर विच टेल्स दैट नाउ हाउ मैनी टाइम्स an atom of an element is heavier than the 1/12 mass of the one carbon 12। चलेगा, इसको लिख लेते हैं, फिर इसको समझाता हूं ये क्या होता है। एटॉमिक मास इज अ नंबर which tells that how many times an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of one C12 एटम। क्लियर? तो अब समझिएगा एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास हमें यह बताता है कि कार्बन 12 एटम का मास का 1/12 से वो कितना हैवियर है, तो ये बताता है आपका एटॉमिक मास। अब आप इसको समझिएगा ये क्या चीज है। देखिएगा, इसके लिए हम एक नॉर्मल सी चीज जाते हैं, एक पुराने टाइम में जाते हैं। सपोज करिएगा कि हम उस टाइम में इमेजिन करते हैं जब कोई मीटर या किलोमीटर कुछ भी आपका यूनिट नहीं बनी थी। तो सपोज करिएगा कि उस टाइम लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती होगी। सपोज करिएगा कि आज हम सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, कोई हमसे पूछने लगे और आप इमेजिन करिएगा कि आप उस टाइम में जिस टाइम में मीटर और किलोमीटर कुछ ऐसी यूनिट है ही नहीं जिसमें डिस्टेंस को हम मेजर कर सके। तो कोई पूछने लगे कि भैया यहाँ से दिल्ली ज़्यादा दूर है या आपका लुधियाना, या आपका पूछने लगे कि आपका जम्मू ज़्यादा दूर है, तो अब कहने लगे कि जम्मू ज़्यादा दूर पड़ेगा, और कोई पूछने लगे कि जम्मू दिल्ली से कितनी दूर पड़ेगा,
सहारनपुर से दिल्ली ज़्यादा दूर है या सहारनपुर से जम्मू ज़्यादा दूर है, बट कितना ज़्यादा दूर है? तो आप क्या कहोगे? अरे भाई बहुत ज़्यादा दूर है। तो मतलब एक एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नहीं बता सकते थे, बट फिर क्या किया गया, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया। पूरे वर्ल्ड में एक चीज़ को बोल दिया गया कि भैया कि जो इतनी, सपोज करिएगा कि जो इतनी लेंथ की, जो इतने लेंथ को हम क्या मानेंगे, 1 मीटर मानेंगे। पूरे उसने कहा कि भैया इतने लेंथ को हम क्या मानेंगे, 1 मीटर मानेंगे, और इसके मल्टीपल में ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब क्या करते हैं, जैसे कि आपका 100 मीटर डिस्टेंस है, तो जैसे कोई डिस्टेंस ये है, तो हम क्या करेंगे, 1 मीटर 1 मीटर, तो इसको देखते हैं तो कितना मल्टीपल है, 100 + 1 मीटर। तो 1 मीटर जो हमने स्टैंडर्ड माना था, स्टैंडर्ड क्या माना था, एक रोड को मान लिया जो कि यूएसए के म्यूजियम वगैरह में आज भी रखी है, उसको मान लिया गया कि ये 1 मीटर है, उसके मल्टीपल में ही हम चीज़ लेते हैं कि ये 100 मीटर से ये 1 मीटर का कितना मल्टीपल है, कितना गुना है, 100, तो इसको क्या बोलते हैं, 100 मीटर। तो एक इमेजिन बनते हैं। ऐसे ही हम किलोग्राम को भी मान सकते हैं। तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है 1 मीटर। अब यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास। अब कोई एटम है आपके सामने, तो एटॉमिक मास को हम कैसे मेजर करेंगे, हम क्या बताएंगे कि किसी एटम का कितना, ये इसका कितना मास है। तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास, तो हम क्या करेंगे, उसे किसी के साथ रिलेटिव, उसके रिलेटिवली मतलब या किसी दूसरी चीज़ के साथ हम उसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके हम कहेंगे कि ये भैया इस मास से इतना गुना है। जैसे तो क्या माना गया आपका 1/12, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम में 16 मल्टीप्लाई 1/12 मास ऑफ 1C12 एटम। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को कैसे कंपेयर किया गया, क्या कहा गया कि ये जो है, ये 1/12 मास, जितना C12 एटम का मास होता है उसका 12वें हिस्से का 16 गुना है। क्लियर। ऐसे ही मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो यहां पे क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई 1/12 ऑफ मास ऑफ 1C12 एटम, अर्थात कार्बन 12 मास के 12th, जितना भी कार्बन 12 का मास है उसका जो 12th भाग पार्ट जो बैठता है उस मास का कितना मल्टीपल है, 14 मल्टीपल। तो सब को, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके एटम हैं, उसको C12 के 1/12 से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसे रिलेटिवली उसका मास बताते हैं। तो किसके रिलेटिवली मास बताया जाता है, किसी भी एटम का 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम। बट आप कहोगे कि सर बुक्स के अंदर हाइड्रोजन के रिलेटिवली भी लिया गया है, ऑक्सीजन के भी रिलेटिवली लिया है, बिल्कुल लिया गया है। बट हाइड्रोजन, स्टार्टिंग में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिलेटिवली भी लिया गया था, बट उससे सभी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास आता था वो क्या आता था, ज़्यादा फ्रैक्शनल आता था। इस C12 को इसलिए लिया गया, C12 के जो 12 पार्ट है इसलिए लिया गया C12 को, क्योंकि इससे आप एटॉमिक मास ईजिली, और आपका क्या आता है, इससे कम फ्रैक्शनल आता है एटम का एटॉमिक मास। तो अब आप देखिएगा, अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हम बार बार, जैसे कि हमने कहा कि मास ऑफ
1 सोडियम एटम 23 मल्टीप्लाई 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। तो हम बार बार हमें किसी का भी एटम बताना पड़ रहा है, जैसे कि आपका बताना पड़ा कि भैया आप उसका बताइएगा नियोन का, तो नियोन का क्या कहेंगे हैं 20 मल्टीप्लाई 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो आपको बार बार इतना बड़ा वर्ड बोलना पड़ रहा है, इतना बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ रहा है। तो भाई हम मॉडर्न है तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं इसको। तो इसको हमने क्या कर लिया, ये जो पार्ट है, ताकि ये हमें थोड़ा बोलने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो हमने इसको क्या बना लेते हैं, हम इसको यूनिट बना लेते हैं। तो अब हम जैसे कि मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, तो हम इसको क्या लिखेंगे 16 AMU। AMU का मतलब है कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, जैसे कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो हम इसको क्या बोल देंगे 14 AMU। ठीक है, तो AMU क्या है आपका 1 AMU इज इक्वल टू किसके होता है भैया, आप समझ गए 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। आर यू अंडरस्टैंड? तो चलिएगा यहां पर, तो 1 AMU क्या होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं 1 AMU। तो AMU की फुल फॉर्म क्या होती है एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है आपकी 1/12 एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसके रिलेटिवली ही आपका क्या करता है सभी एटम्स का एटॉमिक मास निकाला जाता है। अब देखिएगा कैलकुलेशन ऑफ AMU। पहला टाइम था, इतनी टेक्नोलॉजी आपकी डेवलप नहीं हुई थी, तो हम कार्बन 12 का एटॉमिक मास हमें नहीं पता था, मतलब कि बस वैसे ही कंपेयर करके उसको देख लिया करते थे। बट आज के टाइम में एक मास स्पेक्ट्रोमीटर ये एक डिवाइस आई। इस डिवाइस से हमने क्या किया, हमने मास ऑफ 1 कार्बन एटम का मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को मेजर किया, और वो मेजर करके कितना आया 199 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है ना, ये स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस से हमने इसका मास कार्बन 12 का मास मेजर किया, तो कितना आया इतना। अब हमें किसका निकालना है 1 AMU निकालना है। तो 1 AMU कितना होता है 1/12 मास ऑफ 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 ग्राम। 1/12 क्योंकि हमने स्पेक्ट्रोमीटर से कार्बन 12 का मास निकाला तो इतना आया। तो 1 AMU क्या होता है 1/12 ऑफ कार्बन मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो देखिएगा यहाँ पर, तो 1 AMU जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपका अप्रोक्स 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होते हैं। यदि हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1/Na ग्राम। अब ये सर Na क्या होता है, Na होता है एवोगाद्रो नंबर। Na क्या होता है एवोगाद्रो नंबर होता है, और जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.02222 होता है, कई जगह 23 है, तो आप 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23
ग्राम। ठीक है ना। तो आप जो एक AMU होता है, आप या तो उसको बोल सकते हैं कि 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम होता है, या आप बोल सकते हैं 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन एवोगाड्रो नंबर या 1 अपॉन Na ग्राम। ठीक है, और Na की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, ये हो गया 1 AMU। तो आप यदि इसे एवोगाड्रो नंबर में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 AMU इक्वल टू 1 अपॉन Na, और Na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एवोगाड्रो नंबर आपका क्या होता है, चलेगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं यहां पर, चलेगा, जैसे कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन है ना, ये 1 वाला है ना, ON1 ऑक्सीजन एटम, तो कितना होता है आपको पता है, 16 AMU होता है। और यदि कोई पूछने लगे कि ये जो होता है ये आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करिएगा, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको 16 मल्टीप्लाई 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, तो आप इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि आपका पूछने लगे कि मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो अब आप क्या करोगे, तो क्या करेंगे, कितना होता है 14 AMU, अर्थात कार्बन 12th 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से कितना मल्टीपल होता है, 14 मल्टीपल होता है। यदि आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर, चलेगा। अब हम यहाँ पर, तो हम जो ये टर्म है आपकी, हमने कहा था ये एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास क्या होता है, ये किसी के कार्बन 12 के आपके क्या होता है, कार्बन 12 के जो 12th मास होता है आता है उसके रिलेटिव में ले आता है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कार्बन 12 के 12th मास से कंपेयर करके उसके मल्टीपल में लेकर आता है, इसलिए इसे रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है इसका वो क्या है, 1 AMU, अर्थात 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्लियर। तो अब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी जो कि मोल, जो कि कल हमारा लेक्चर है, मोल के ऊपर ही लेक्चर लगेगा हमारा, जो नेक्स्ट लेक्चर लगेगा। तो आपको बस यहाँ पे बेसिक चीज़ समझनी होती है, मोल क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, इज अ पार्टिकल। 1 मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस विच कंटेन 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स आपका एटम भी हो सकता है, आपका मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आपका आयंस भी होता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपने कहा भैया हमको 1 डजन केले दे दो, तो 1 डजन केले का मतलब हो गया कि भैया हमें 12 केले दे दो। ठीक है ना। इसी तरीके से यदि कोई आपसे कहे कि भैया 1 मोल NaCl, तो इसका मतलब हो गया 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 NaCl के पार्टिकल। जैसे किसी ने कहा 1 मोल नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कल मोल के ऊपर भी लेक्चर लगेगा, आपने सिर्फ यहाँ पर समझने के लिए चीज़ ध्यान रखनी होता है। मोल क्या होता है, अमाउंट होता है जिसमें जो कंटेन करता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स को। चलेगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर हम आगे डिस्कस कर रहे हैं मोलार मास। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं मोलिकुलर मास नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मोलार मास। तो देखिएगा, तो सीधी सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस
एक मोल सब्सटेंस का जो मास आता है, एक मोल का मतलब हो गया 6.023 मल्टीप्लाई 23 पार्टिकल्स का जो मास आता है किसी सब्सटेंस के, 1 मोल का मतलब 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास आता है वो क्या होता है, मोलर मास होता है। मोलर मास अर्थात एक मोल पार्टिकल्स का जो मास होगा वो आपका मोलर मास होता है। तो जैसे कि हम देखते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान रखा यहां पे क्या पूछ रहा है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, अर्थात एक मोल ऑक्सीजन एटम का जो ऑक्सीजन एटम है उसका मास पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है भैया, कितना हो जाएगा ये, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई Na का मतलब क्या होता है, इसको ही क्या बोलते हैं, Na एवोगाड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23, इसको ही क्या बोलते हैं, Na। तो अब आप देखिएगा मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, तो एक एटम का मास और उस 6.023 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, आपका मोलर मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ 1 एटम कितना होता है, 16 AMU ऑक्सीजन का, और एवोगाड्रो नंबर आपका मल्टीप्लाई Na। अब जो AMU है हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हमने रिलेशन दिया था, जो AMU होता है वो क्या होता है, 1/Na ग्राम होता है। ये हम आपको दिखा दे रहे हैं कि ये हमने कहाँ डिस्कस किया था कि 1 AMU, क्योंकि 1 AMU 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24, तो हम इसे तब्दील कर सकते हैं 1/Na में, तो ग्राम में। तो आपका AMU की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/Na मल्टीप्लाई Na, तो यहाँ पे ग्राम है तो Na से Na कट गया तो क्या आ गया, 16 ग्राम। तो आपने यही चीज ध्यान रखनी है कि किसी चीज का एटॉमिक मास, जैसे कि ये है ऑक्सीजन एटम, अब मैं समरी दे रहा हूं आपको इसकी, जो मैंने पढ़ाया आपने इस छोटी चीज से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यदि मैंने लिखा 16 AMU, इसका मतलब हो गया मास ऑफ 1 एटम, 1 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। यदि 16 AMU आया, कहीं लिखा आया 16 AMU, इसका मतलब है केवल एक ऑक्सीजन एटम का आपका क्या दे रखा है, मास दे रखा है। और यदि मैं लिख दूं ऑक्सीजन का मास, मोलर मास है ना, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 16 ग्राम का मतलब हो गया आपका 16 ग्राम का कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्लियर, समझ पा रहे हो? तो जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने लिखा यहां पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, क्लियर, यहां पर देखिएगा 14 AMU एटॉमिक मास, और मोलर मास तो एक मोल के लिए होता है, और इट मीन्स 14 ग्राम, क्योंकि एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, Na, ठीक है ना, और एक मोल में Na होता है, और एक एटम का कितना होता है, 14 AMU, एक एटम का नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 AMU मल्टीप्लाई Na, ये क्या हो गया, मोलर मास, तो 14 1/Na मल्टीप्लाई, ये ग्राम आ जाएगा, तो कितना हो गया, 14 ग्राम। ये क्या है, इसका मोलर मास, या हम इसको कह सकते हैं मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर?
तो ये कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि 14 AMU क्या है और 14 ग्राम क्या है। क्लियर। जैसे कि मोलर मास आया, तो मोलर मास क्या है, किसी पर्टिकुलर सबस्टांस का एक मोल का जो मास होगा, एक मोल का मतलब हो गया 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मास आता है वही क्या होता है आपका मोलर मास होता है। और एटॉमिक मास क्या होता है, केवल एक एटम का जो मास आएगा वो क्या होता है आपका एटॉमिक मास होता है। तो मोलर मास को हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास भी हम कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि 14 AMU क्या होता है, और यदि ग्राम में यदि उसका मास दिया है तो वो क्या होता है, वो मोलर मास, और AMU का मतलब एक एटम का मोलर मास। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हम मोलिकुलर मास। मोलिकुलर बात समझ में है, सवाली जवाब होता है। तो sum of atomic masses of all the element present in a molecules। तो sum of atomic masses of all the elements present इन अ मोलिक्यूल। तो सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने बोला आपको, तो ध्यान रखना आपको जो एटॉमिक मास, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला CH4, तो CH4 क्या है, मोलिक्यूल है, बिकॉज इट कंटेन्स 2 और मोर देन एटम्स। तो C का तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट, जितने भी आपके इसमें एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इनके एटॉमिक मास का, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, तो C इसका 12 हो गया, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 1 हाइड्रोजन कितना है 4, तो 4 × 1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 12 + 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये यहाँ पर 16 हो गया। क्लियर, आर यू अंडरस्टैंड, चलेगा। अब तो 16 यहां पर हमने क्या करा, इसको लिखा। अब आप कहोगे जी एटॉमिक मास कोई भी एग्जाम होता है वो वहां पर गिवन होता है, जैसे कि H2SO4 का एटॉमिक मास निकालना होता है, तो वहां पे आपका जब न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन दिया जाता है तो एटॉमिक मास गिवन होता है, और एटॉमिक मास गिवन होता है। और दूसरी बात, जब हम इसको लगातार प्रैक्टिस में लाएंगे एटॉमिक मास को, तो साथ के साथ कुछ जो मेन एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास हमें अच्छे से लर्न भी हो जाएगा, जैसे हम प्रैक्टिस में लाते हैं। और अदरवाइज आपका वो जब एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, तो एटॉमिक मास हमेशा वहाँ पर गिवन होता है। कुछ एटॉमिक मास मैं आपको लिखा देता हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का आपका कितना होता है, आपका हीलियम का 4 होता है, जैसे कि लिथियम का आपका 7 होता है, आपका बोरोन का 10 होता है, कार्बन का 12 होता है, और आपका नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक मास होता है 16, आपका फ्लोरीन का होता है आपका 19, नियोन का होता है आपका 20, Na का होता है आपका 23। क्लियर, और आपका Mg का होता है 24, और आपका एल्यूमिनियम का होता है 27, और आपका इसके बाद सिलिकॉन का होता है आपका 28, फास्फोरस का 31, और आपका सल्फ़र का 32। इसके बाद हम देख लेते हैं और भी, जैसे कि सल्फ़र हो गया, सल्फ़र के बाद क्लोरीन का होता है 35.5, और आपका जैसे कि पोटेशियम का आपका हो गया 39, कैल्शियम का हो गया आपका 40, ऐसे ही सिल्वर का जैसे कि 108। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। Fe का आपका 56 के आसपास होता है। तो ये आपको लर्न नहीं करने हैं, जैसे आप इनको प्रैक्टिस एग्जाम में भी एटॉमिक मास आपको गिवन होते हैं, और बाकी जब हम इसको लगातार प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये अपने आप ही लर्न हो जाएंगे, तो इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलेगा, तो जैसे कि हमें H2SO4 का मोलिकुलर मास निकालना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, देखिएगा सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट, तो सम ऑफ द एटॉमिक मास, तो इन एटॉमिक मास का जो सम है उनको ही क्या बोलते हैं,
आपका क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास बोलते हैं, अर्थात मोलिक्यूल का मास। तो हाइड्रोजन का 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो 2 × 1 प्लस सल्फर है, तो सल्फर का कितना होता है आपका 16, एक ही एटम है। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, सॉरी सल्फर का 32 होता है। ये देखिएगा आप, सल्फर का कितना होता है 32, आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो कितना होता है 32 प्लस सल्फर का आपका कितना होता है आपका ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन एटम कितना है आपका 4, तो आपका ये कितना हो गया आपका 98 के आसपास ही यहाँ पर बैठ जाएगा। जैसे कि आपका NaCl का पूछ लिया, तो NaCl का मोलिकुलर मास Na का कितना होता है आपका 23, Cl का यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पर, और Cl का होता है 35.5, तो ये कितना हो गया 58.5। ठीक है, तो इसी तरीके से आप एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं तो अब इसको कुछ यहाँ पर हम फीलिंग ले लेते हैं और भी, जैसे कि आपका H2O, फॉर एग्जाम्पल H2O का, यदि H2O का जिस तरीके से हम वहाँ पे एटॉमिक मास और मोलर मास लिया करते थे, इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मोलिक्यूल का मास और क्या लेंगे 1 मोल मोलिक्यूल का मोलर मास। जैसे कि एक मोलिक्यूल का मास कितना होगा 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, पीछे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन का 1 होता है देखिएगा, और इसे वहाँ पे गिवन होता है वैसे। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16, तो कितना हो गया ये आपका 18, तो 18 AMU। ऐसे ही 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल के लिए, जैसे कि 1 मोल के लिए वहाँ पे क्या क्या करते थे, ग्राम यूज किया करते थे, तो आपका यहाँ पर क्या होगा 18 ग्राम। तो ये क्या हो गया आपका मोलर मास ऑफ वाटर, और ये क्या है मास ऑफ 1 H2O मोलिक्यूल। ठीक है, तो ये यहां पे क्या है मोलर मास, अर्थात 1 मोल वाटर का मास, और ये क्या है 18 AMU, तो ये क्या है मोलिक्यूल। तो अब चक्कर क्या है यहाँ पे जी AMU, तो हम जो यूनिट यूज किया करते थे वो एटम के लिए यूज करते हैं, तो अब आप क्या कर दिया गया है, तो एटॉमिक मास यूनिट, तो हम AMU को हम क्या कर लेते हैं सीधा U ही लिख सकते हैं। U का मतलब होता है आपका यूनिफाइड मास। तो आजकल चाहे एटॉमिक मास यूनिट हो चाहे कुछ भी हो, आपका एटॉमिक मास के लिए या मॉलिक्यूल के मास के लिए हम सीधा यू भी लगा देते हैं, यूनिफाइड मासों पर ध्यान रखना है आपने। तो जो एक AMU होता है वो आपका एक UE होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। तो यहाँ पे आप जब मोलिकुलर मास आप निकाले, मास का मतलब मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल निकाले, तो आप U लिख सकते हैं, तो इसमें कुछ नहीं जाएगा। और सॉरी, यदि आप एक एटम का मोलिकुलर मास निकाले तो U में लिखेगा, और यदि आप मोलर मास ऑफ मोलिक्यूल निकाले, जैसे कि मोलर मास ऑफ H2O मोलिक्यूल, मोलर मास अर्थात 1 मोल H2O मोलिक्यूल का मास, तो 18 ग्राम है ना, जैसे किया था। चलिएगा, तो सेम ये ऐसे ही है जैसे कि आपका एटॉमिक मास था। तो हम इसको मोलर मास को हम आपका क्या बोल सकते हैं, मोलर मास ऑफ को हम बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, भी हम इसे बोल सकते हैं ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी इसको ग्राम मोलर, इसको ग्राम बोला है ना, हाँ, तो ग्राम मोलिकुलर, वहाँ पे एटॉमिक बोला था, तो यहाँ पे क्या बोल देंगे हम इसको ग्राम मोलिकुलर मास। ऐसे ही जैसे कि आपका कोई एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, तो NaCl का ये आपका कितना होता है आपका 23 प्लस आपका Cl का 35.5, तो कितना हो गया 58.5 U। ठीक है, ये 1 NaCl मोलिक्यूल के लिए 1 NaCl मोलिक्यूल का है, परंतु मोलर मास ऑफ
NaCl कितना होगा, मोलर मास ऑफ NaCl आपका कितना होगा, तो मोलर मास ऑफ NaCl होता है आपका, बस ग्राम लगा देना बस यहाँ पे 58.5 ग्राम, मतलब 1 मोल NaCl का जो मास निकल के आता है वही मोलर मास होता है, मतलब मोलर मास ऑफ NaCl होगा। तो यहाँ पे बस एक के लिए U लगाना है और मोलर के लिए मतलब कि 1 मोल के लिए आपने क्या लगाना है, ग्राम लगाना है। चलेगा, मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ तो वो आपको घर से करना है, वो न्यूमेरिकल आपको दे रहा हूँ और आपको मुझे व्हाट्सअप कर देना, या आप देखते हैं इसको लगाना है इस न्यूमेरिकल को। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 6.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम। कैलकुलेट द मोलर मास। तो मोलर मास आपको बताना है, तो सीधी सी बात है, यदि आपको मोलर मास बताना है, मोलर तो द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो एक एटम का, तो सीधी सी बात है, तो एक एटम का क्या दे रखा है, ये एटम का मास दे रखा है। तो मोलर मास के लिए क्या करेंगे, हैं, 1 मोल के मास के लिए इसके मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई मतलब Na से कर देते हैं, है ना। तो 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 से आप इसको करेंगे, जिसको हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को लगाना है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा मोल कंसेप्ट से होगा, इसके बाद लास्ट में मोल कंसेप्ट होगा, इसके लास्ट में मोल कंसेप्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट नंबर को, हम भी डिस्कस कर लेंगे 1-2 लेक्चर के बाद भी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।